सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुशामदीद। और खुसूसी ट्रांसमिशन में हम बात करेंगे आज होने वाली कानून साजी की। निगरान हुकूमत को मजीद इख्तियारात देने का बिल मंजूर कर लिया गया। कल तक इत्तेहादी कह रहे थे कि उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। बहुत सारे एतराज़ात और इख्तलाफात कल इत्तेहादियों की जानिब से किए गए। रज़ा रब्बानी जो कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि इस बिल के ज़रिए निगरान हुकूमत को मुंतखब हुकूमत के बराबर लाया जा रहा है, उसे भी वही इख्तियारात और वही पावर्स दी जा रही हैं। लेकिन फिर रातों रात ये सारे एतराज़ात ख़त्म हो गए। जो मुखालिफ थे वही आज हामी बन गए और हंसी खुशी ये बिल पास हो गया। अब इलेक्शन एक्ट की शिक 230 समेत तमाम तरमीम कसरत राय से मंजूर कर ली गई हैं। इस तरमीम के बाद निगरान हुकूमत को न सिर्फ रोज़मर्रा बल्कि हंगामी नौयत के मामला देखने का भी इख्तियार हासिल होगा। और अब ये हंगामी नौयत क्या होगी ये बहरहाल अभी वाज़ेह होना बाकी है, चूँकि इस सिलसिले में ये भी कहा जा रहा है कि इस निगरान हुकूमत की मुद्दत को जा सकता है। 230 में और भी बहुत सारी चीज़ें अहम मौजूद हैं जिसमें आज की ट्रांसमिशन में बात करेंगे। वैसे तो मजमूई तौर पर 54 तरमीम पेश की गई थी, लेकिन जो 230 है सबसे ज़्यादा इससे मुतालिक बात हो रही है, चूँकि इसके बाद अब निगरान हुकूमत को वो तमाम इख्तियारात हासिल हो गए हैं कि वो बैनुल अक़वामी इदारों से भी बात कर सकती है और उन मुआहदों को भी आगे बढ़ा सकती है जो कि एक मुस्तकिल हुकूमत मुंतखब हुकूमत किया करती है। मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। शाह खावर साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर ज़िया साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, आदिल अब्बासी सीनियर तज्ज़ियाकार और MB सोमरो हेड ऑफ कंटेंट हमारे साथ मौजूद हैं। शाह खावर साहब, सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि ये जितनी भी ये तरमीम पास की गई हैं, ख़ासतौर पर जो 230 जिसमें ऐसी कुछ पॉइंट्स भी शामिल हैं जो कि बहुत बाइख्तियार बनाता है निगरान हुकूमत को, ये सब कुछ आइन के दायरे में रहकर हुआ है और आइन क्या कहता है इस हवाले से? देखिए, ये जो हमारी 18वीं तरमीम पास हुई थी 2010 में, उसमें जो है ये आर्टिकल 224 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट्स का कॉन्सेप्ट आया था कि जब एक असम्बली की मियाद पूरी हो जाएगी तो उसके बाद फिर केयर टेकर गवर्नमेंट्स आएंगी। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि अगर कौमी असम्बली या सूबाई असम्बलियाँ जो हैं वज़ीर आज़म या वज़राए आला के अगर उसकी एडवाइस पे अगर डिसॉल्व होती है तो फिर जो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी वो 90 डेज के लिए आएगी, तो फिर इलेक्शन कमीशन 90 डेज में इलेक्शन कराने का पाबंद है। तो ये तो एक आइन में जो है ये बिल्कुल एक शिक मौजूद है। तो अभी जैसे कि आपने बताया कि आज कसरत राय से एक बिल मंजूर हो गया और उसमें जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं, उनकी कैबिनेट है, उनको लामहदूद इख्तियार दे दिए गए हैं। तो वैसे तो जो उसका कॉन्सेप्ट था आर्टिकल 224 में, जो उसमें जो तरमीम की गई थी 18वीं तरमीम में, उसका मकसद ये था कि एक ऐसी निगरान हुकूमत आए जिसकी वज़ीर आज़म और कैबिनेट हों और इसी तरह सूबों में भी निगरान वज़ीर आला और निगरान कैबिनेट ऐसी हो जो कि बिल्कुल गैर जानबदार हो और वो जो आइन ने एक मुद्दत मुकर्रर की हुई है उसके अंदर अंदर वो इलेक्शंस कराएं और वो जो रोज़मर्रा के उमूर हैं हुकूमत या रियासती उमूर चलाने के लिए वो जो है उसको कार फरमा करें और उसके बाद वो इलेक्शंस करवा के नेक्स्ट गवर्नमेंट आए तो उनके हवाले करके वो चले जाए। तो ये बात थोड़ी सी मानीखेज है और उस पर जो है वो उस पर गौर भी किया जा सकता है कि ये क्या ज़रूरत पेश आई कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं जिनका काम जो है एक मुअय्यना मुद्दत के लिए आना है और उसको उन्होंने फिर एक इलेक्शन जो है उसका इनेकाद करना है, तो उसको बाहर लाया जाए। इससे पहले आपको ये भी देखना होगा कि इलेक्शन एक्ट 2017 में इससे पहले भी एक तरमीम की गई थी जिसमें जो मियाद पूरी होने के बाद या जो असेंबलियां डिसॉल्व होने के बाद एक जो इलेक्शन की जो डेट मुकर्रर करने का था वो गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास था। तो उस तरमीम के तहत उसमें उन्होंने उसको जो है अभी एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एम्पावर कर दिया है कि उन्होंने इलेक्शन की डेट का तयन करना है। तो अब इसके बाद आज ये भी आ गई, तो इससे लगता ये है कि शायद ये जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियां हैं उनके में जो आइन में जो एक मियाद मुकर्रर है शायद उससे भी बियॉन्ड जा सकता है। तो जब वो बियॉन्ड जाएगा तो फिर उसमें वो इख्तियारात जो हैं वो जो अभी उनका इजाफा किया गया है निगरान हुकूमतों में तो बड़ा मानीखेज है। आपको एक बात मैं और शेयर करता चलूं कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने
बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पिटीशन फाइल की थी, और उस केस का जो नाम है वो भी ख्वाजा आसिफ केस से मशहूर है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक बड़े बेंच ने ये उसूल वज़ा किया था कि जो निगरान हुकूमतें हैं वो कोई भी प्रिंसिपल पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकती। कोई भी ऐसा जो फैसला जो कि एक मुंतखब हुकूमत को करना चाहिए वो नहीं वो ले सकती, कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं कर सकती इंपॉर्टेंट। उनका काम जो है वो सिर्फ डे टू डे अफेयर्स को चलाना है, मेजर पॉलिसी डिसीजन जो है वो नहीं है। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, ये जो आज की तरामीम है वो जाहिर है उससे डेविएशन है। लेकिन इस पर यह बात भी मैं आपको बता दूं कि जो पार्लियामेंट है वो बिल्कुल बाख्तियार है कि इवन एक नुक्ते के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक जजमेंट दी हुई है, लेकिन पार्लियामेंट एक कानून साजी के जरिए अगर एक दूसरी बात कर दी तो फिर जाहिर है कि कानून जो है पार्लियामेंट का बनाया हुआ वो प्रिवेल करेगा। लेकिन एक चीज में जरूर है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने ही ये उसूल वज़ा करवाया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो वफाक में है चाहे वो सूबों में है, उन्होंने जो डे टू डे बिजनेस है उसको चलाना है, कोई मेजर डिसीजन नहीं देना। तो ये तमाम चीजें जो है वो बहुत सारे सवालिया निशान जो है वो सामने लेके आते। ठीक है कामरान साहब, कल आपने बड़ा एतराज़ किया था इस पर कि जालसाजी के जरिए हमसे इस पर दस्तखत करवा लिए गए और ये तो डिस्कशन का पार्ट नहीं था, जो 230 की तरमीम है। तो ये आप आज क्या हुआ ऐसा, किस तरह से आपको मना लिया हुकूमत ने? अब आपके एतराज़ात ख़त्म हो गए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा है कि जो चीज़ कमेटी में तय हुई थी उसमें तो कोई एतराज़ नहीं था, और जो चीज़ कमेटी में तय नहीं हुई थी और वो कमेटी की रिपोर्ट का हिस्सा बना दी गई थी, उसमें तो यकीनन एतराज़ बनता है ना हमारा। तो वो एतराज़ उस पर हमने किया था, और उसमें जाहिर है कि एक चीज़ कमेटी में आई नहीं, हमने देखी नहीं, हमने सुनी नहीं और उसमें पार्ट बन जाए। फिर आज ये हुआ था कि कमेटी का बाकायदा इजलास बुलवाया गया था, 1 बजे के लिए नोटिस किया था, तकरीबन उससे कोई आधा घंटे का बात शुरू हुई थी। फिर जो अमेंडमेंट इन्होंने कल इंट्रोड्यूस करवाई थी उसकी ग्रेविटी को जो है वो कम किया गया था, रिड्यूस किया गया था। उन्होंने फिर क़यादत के साथ राब्ता कायम किया हमारी, और ये कहा कि ये मजबूरियां हैं जो इंटरनेशनल उनकी कमिटमेंट्स हैं उस हवाले से। तो वो क़यादत की तरफ से ये कहा गया कि इसकी ग्रेविटी कम करें और सिर्फ ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स में जो है वो मामला को आगे बढ़ाने के लिए इस हद तक तो इनको परमिट कर दें, मगर इससे ज्यादा भी जो है ना वो केयर टेकर गवर्नमेंट जो है बाख्तियार ना हो। तो फिर उसकी रीफ्रेजिंग की गई थी और रीफ्रेजिंग करके उसको अमेंड करके दोबारा लाया गया था। स्टिल जो है वो व्यू हमारा यही था कि न करें तो बेहतर है, और अगर आपने करना है तो फिर उसकी जो है वो ग्रेविटी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी चूंकि इंटरनेशनल जो है वो कमिटमेंट्स हैं और उस हवाले से मजबूरियां मामला तो रुक जाएंगे आगे कहीं पे जाके, तो इस वजह से उसको मजबूरी समझ के उन्होंने इसको अमेंडमेंट को लाए हैं, और वो आपने देखा कि कल की और आज की अमेंडमेंट में बहुत बड़ा फर्क। तो कामरान साहब, अगर जरा आप आसान अल्फाज में ये भी बता सकें कि कल और आज में वो फ़र्क असल में आपसे जानना चाह रहा हूँ, सुनना चाह रहा हूँ कि वो फ़र्क कल क्या था और आज उसको कम करके, ग्रेविटी को कम करके कितनी उसमें कमी की गई है कि आप लोग मान गए? उसमें यह था कि कल वाले मामला में वो कुछ ऐसी टर्म्स थी जो वेग थी, जैसे किसी अर्जेंट मैटर में केयर टेकर गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन ले सकती थी। हमने उस बात को खत्म कर दिया, उस वेगनेस को खत्म किया, हमने उसको सिर्फ ऑनगोइंग तक लाया है, और जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं और किसी स्टेज पे पहुंचे हुए हैं और उसमें कोई जरूरी कोई मामला अगर आ जाते हैं तो उसकी हद तक तो वो जा सकते हैं, मगर अर्जेंसी के नाम पे कोई नए जो है ना मामला नहीं खोले जा सकते। और ये इसकी मुद्दत में तौसी का भी मामला था कि निगरान हुकूमत की मुद्दत में 3 माह से ज्यादा की भी तौसी? ना, कत्तन नहीं, एक दिन की भी नहीं, और वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है उसकी, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट को जो है वो कोई कानून जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है वो बाईपास नहीं कर सकती। तो वो आपका कल का एक वो जुमला बहुत चल रहा था कि वो एक हमसे जालसाजी के जरिए साइन करवा लिया गया, तो कल उस डॉक्यूमेंट को आपने सही से पढ़ा नहीं था या नजर से वो रह गया था और उस पर आपने सिग्नेचर? ना, ऐसा नहीं था। वो इस बात पे आज मेरे दोस्त जो जाती दोस्त भी है उस पर बड़ा नाराज था मेरे साथ, मगर बात की अगेन मैं इस पर इंसिस्ट करता हूँ कि ये चीज कमेटी में नहीं लाई गई थी, और ये जो प्रोडक्ट थी ये लॉ डिपार्टमेंट। सही। तो अब जो इसमें तरमीम हुई है, अब उसमें आप लोग 100% मुत्तफिक हैं, 100% ऑन बोर्ड हैं? जो इख्तिलाफ कल जिसने जन्म दिया था वो मुकम्मल तौर पे खत्म हो गया? ऑन बोर्ड कह सकते हैं, अली ने अपना इतराज किया है, अली भी ऑन बोर्ड था,
उसने अपना इतराज किया है। मैंने भी उसमें उनको कहा है कि इसको जो है ना हम खुशदिली के साथ जो है कबूल नहीं करते इस मामले को, मगर चूंकि ये तो क़यादत का हुक्म आ गया और दूसरी बात ये कि आप मजबूरी बता रहे हैं इंटरनेशनल, तो उस वजह से जो है वो पार्टी पॉलिसी के तहत उसको अलाउ किया गया है और वो भी लिमिटेड हद तक। तो कमर साहब, इससे पहले भी मौलाना साहब ने शिकवा किया था कि दुबई में बड़ी बैठकें हो गई, बहुत सारे मामला तय हो गए, हमें नहीं बताया गया, उस पर भी उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया था। तो ये दोनों बड़ी जमातें अहम डिसीजन लेते हुए आप लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं छोटी जमातों को? वो फिर ये तो उनसे पूछिए जो नजरअंदाज करते हैं, उनसे पूछिए। अगर हमने तो अपना शिकवा हमें था तो हमने शिकवा कर लिया था, और अब भी जो शिकवा था उसको भी हमने बिल्कुल कहीं पे हम अपनी बात को छुपाया नहीं है। जो उसमें गलत थी वो गलत थी, और आज भी हम उस पर कायम है। और सेक्रेटरी कमेटी ने भी ये माना है मेरे साथ कि जी हाँ बिल्कुल ये चीजें आपको नहीं दिखाई गई थी। तो आप उनसे कंफर्म चूंकि अभी कर सकते। पीडीएम की हुकूमत और मौलाना साहब पीएम के सदर हैं, तो अब जब निगरान सेटअप का अभी नाम फाइनल होंगे, वो कौन होता है, किस शोबे से उसका ताल्लुक होता है, उस हवाले से मौलाना साहब से कोई बातचीत हो रही है या वो भी फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में ही तय कर लेंगे? देखिए, इनफैक्ट तो ये इसमें प्रेरोगेटिव है प्राइम मिनिस्टर का और अपोजिशन लीडर का। मगर जब इस तरह के मामला होते हैं जिसमें हुकूमतें जो है वो इत्तेहादियों की भी मोहताज हुआ करती, तो उसमें डिस्कस तो लाजमी करना चाहिए और उसमें सलाह मशवरे के साथ जो कुछ भी हो वो करना चाहिए। मगर बहरहाल जो है ना वो उसके बाद प्रेरोगेटिव जो है वो प्राइम मिनिस्टर का होगा और उसके साथ साथ जो है अपोजिशन लीडर का होगा। आदिल अब्बासी को भी जरा गुफ्तगू में शामिल करते हैं। जो तरमीम हुई है 230 वाली, इस पर जरा उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू हम शामिल कर लें। अब आदिल, ये जो तरमीम हुई है इसके बाद आप समझ क्या रहे हैं? जो निगरान हुकूमत है, अब इसको मजीद इख्तियारात मिल गए हैं, इलेक्शन का जो तरीक़ाकार है उसको भी स्ट्रेंथन करने की कोशिश की गई है। कितनी शफाफियत मजीद पैदा हो सकेगी और ये निगरान हुकूमत एक शफाफ इंतखाबात करा सकेगी जो जिसको सारी जमातें मान सकें? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस पर? देखिए, इलेक्शन मेरे नहीं ख्याल के उस पर कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन डिले करने अगर हों तो उसके और भी बहुत सारे तरीके हैं। ये जो इस वक्त तरमीम के अंदर रुकावट आपको दिख रही थी इत्तेहादी जमातों की तरफ से, ये मसला थोड़ा सा बन सकता था। वो इस तरह बन सकता था कि अगर ये डिले करते, ये कहते कि हमें इस तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो ये 5-6 दिन 7 दिन और मामला खिंच सकता था, और खिंचने के बाद ज़ाहिर है उसमें कई शकूक व शुबहात, इबहाम पैदा होने लगते और चमगोइयाँ और क़यास आराइयाँ शुरू हो जाती। इस वजह से ये अब जब इलेक्शन तरमीम हुई हैं, इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम हुई है, उसके बाद अब एक लिहाज से ये कंफ्यूजन तो दूर हो गई कि इंटरिम गवर्नमेंट को जो है वो किस किस्म के इख्तियारात दिए जाने थे और किस किस्म के इख्तियारात उनको दे दिए गए, निगरान हुकूमत को। तो इससे ये क्लियर हो गया कि जो फाइनेंशियल अथॉरिटी वो देना चाहते थे, जो बायोलैटरल एग्रीमेंट्स हैं, यानी IMF के साथ हमारे मुआहदा है, जो इसमें एक किस्सा नहीं है निगरान हुकूमत के दिनों में, ये मसला था। तीसरा मसला प्राइवेटाइजेशन का था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बड़े डिसीजन जो हैं वो किए जा रहे हैं कि जिसके लिए आपको निगरान हुकूमत को कुछ ना कुछ माली एतबार से और एम्पावर करना था फैसलों के एतबार से, तो उन्होंने वो किया है। तो इलेक्शन डिले का जो मामला है वो उसमें बहुत सारे और फैक्टर्स हैं। ठीक है आदिल, बिल्कुल ये बहुत सारे ऐसे मामला थे कि जिसके तहत ये थोड़े बहुत इख्तियार देने भी थे, लेकिन जो मुल्की मफाद में माशी फैसले करने के इख्तियार की बात हो रही है, अब ये अभी रिसेंटली IMF से स्टैंड बाय मुआहदा हो चुका। अब अगले 2-3 माह में कौन से ऐसे आपकी नज़र में वो फैसले हैं जो कि एक्सपेक्टेड हैं, जिसके लिए ये इख्तियार हुकूमत को दिया जाना ज़रूरी था मुआशी एतबार से? जी, मैंने आपको जिस तरह बताया ना कि एक किस्त अभी आनी है, इसी टाइम के अंदर एक वो होना है एक फेज जिसमें आपकी निगरान हुकूमत होगी, तो इस वजह से भी जरूरी था। फिर फाइनेंशियल अथॉरिटी जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि ये इस पर काम कर सकेंगे जो भी इंटरिम गवर्नमेंट होगी। जैसे यूजुअली होता था कि वो प्रोजेक्ट्स बंद हो जाते थे, फिर जो तरक्याती स्कीमें होती थी डेवलपमेंट की वो बंद हो जाती थी, और साथ ही उन्होंने कहा कि जो चलते हुए ऑनगोइंग मंसूबे हैं वो चलते रहेंगे। और फिर प्राइवेटाइजेशन का मैंने जिससे पहले आपको बताया कि ये भी डिसीजंस हो रहे हैं, तो इसलिए एक इंटरिम गवर्नमेंट को जो है वो एम्पावर्ड किया जा रहा था कि वो
जो है ये फैसले कर सके और वो सिर्फ डे टू डे अफेयर ना चलाए, वरना ठीक बहुत है। सारी चीजें। चलें अब जरा एमबी सुमरो साहब की तरफ मैं जाता हूँ, काफ़ी देर से वो भी हमारे साथ मौजूद है। एमबी सुमरो साहब, इसके पूरा जो कल से अब तक जो सीन क्रिएट हुआ, कल इत्तेहादियों का और कुछ हुकूमत के अपने लोगों का एतराज़ और फिर आज सबका मान जाना, अब इसके पीछे हुकूमत की इंटेंट आप क्या देख रहे हैं? आप कामरान मुर्तज़ा साहब ने अभी भी आप देखें कि कुछ ढके छुपे गिले शिकवे उन्होंने किए हैं, इसका मतलब कि क़यादत ने उन्हें कह दिया कि यार मान जाओ, एग्री कर लो, लेकिन एतराज़ात अभी भी मौजूद हैं अपनी जगह पर। वफाकी दारुल-हुकूमत से खबरें क्या हैं? जी बिल्कुल, मैंने 2 दिन मुसलसल मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास को कवर किया है और मुर्तज़ा भाई की बात से मैं इतना इत्तफ़ाक़ करता हूँ, क्योंकि जो पहले दिन ये तरमीम सामने लाई जा रही थी, उस दिन जो इत्तेहादियों ने ख़ास तौर पर JUI मियाँ रज़ा रब्बानी और अली ज़फ़र PTI से उन्होंने जो एतराज़ात किए, वो तरमीम और आज की जो तरमीम हतमी तौर पर जो मंजूर हुई है, उसमें दिन रात का फ़र्क है। उसमें पहले जो एक वेग अल्फाज लॉ में शामिल किए जा रहे थे, अर्जेंट मैटर्स, तो अर्जेंट मैटर्स में तो सारी चीज़ें आ जाती, तो फिर निगरान हुकूमत कुछ भी करती तो वो कर जाती। तो आज जो हुआ है तो वो पहले से बेहतर हुई है। मगर मेरा सवाल ये है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल है, जिसको इब्तदाया कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि जो रियासत के अख्तियारात हैं वो मुंतखब नुमाइंदगान के थ्रू इस्तेमाल किए जाएंगे। तो अब आइन का तस्वुर एक लॉ के थ्रू चेंज किया जा रहा है और एक निगरान हुकूमत को अख्तियारात दी जा रही हैं। 3 लॉ ऐसे हैं जिनके तहत अगर कोई भी काम शुरू किया गया है, वो पहले दूसरी तीसरी स्टेज पे है, वो निगरान हुकूमत उसको पाया तकमील तक पहुंचा सकती है। फ़र्ज़ करें जैसे हमारे मुल्क के 3 बड़े एयरपोर्ट्स की निजकारी का फ़ैसला किया गया है, उसमें इस्लामाबाद, कराची और लाहौर का है। कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट की जो आउटसोर्सिंग करने का जो फ़ैसला है वो आखिरी मराहल में है। अब ये अगर कैबिनेट फ़ैसला कर चुकी है, मगर उसके बाद अगर निगरान हुकूमत आके उसको आउटसोर्स कर देती है 15 साल के लिए, तो ये उनका अख्तियार नहीं है, ये मुंतखब हुकूमत के का होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो तरामीम मंजूर हुई हैं, क्या वो तरामीम काफ़ी हैं जो आम इंतखाबात को शफाफ बनाएं? क्योंकि जब 2018 के इलेक्शन हुए थे तो उसके बाद मुसलसल ख़ास तौर पे अब जो PDM में जमायतें हैं वो इंतखाबी इस्लाहात की बात करते रहे हैं, मगर जो तरमीमें मंजूर हुई हैं उसमें मैं बहुत सारे मिसाल दे सकता हूँ। उसमें लग ये रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैंडिडेट्स हैं उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश की गई है। मिसाल के तौर पर पहले कौमी असेंबली के हलके पर बाय द लॉ अखराजात करने की हद जो थी वो 40 लाख रुपए थी, अब उसको बढ़ाकर 1 करोड़ तक किया गया है। और सूबाई असेंबली की हद जो थी वो 20 लाख थी, अब उसको बढ़ा के 40 लाख कर दिया गया है। और दूसरी बात यह है कि पहले पॉलिटिकल एजेंट जो है, पोलिंग एजेंट अलग है, पॉलिटिकल एजेंट है, पहले 1 कैंडिडेट रख सकता था, अब उनको कैंडिडेट्स को 3 पॉलिटिकल एजेंट रखने का अख्तियार दिया गया है। तो और उसके अलावा जो एक जिस बड़ी तरह आप इसकी वजाहत कर रहे हैं उस पर रोशनी डाल रहे हैं, अब इसका इम्पैक्ट आने वाले इलेक्शंस पर क्या पड़ेगा? और फिर हम 2 इस वक्त सूबाई हुकूमतें देख रहे हैं, KP और पंजाब की, जो कि अपनी आईनी मुद्दत के बाद भी अभी तक कायम है। एक ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर आमिर ज़िया साहब के सामने आपके सामने सवालात रखेंगे एक ब्रेक के बाद। ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। आमिर ज़िया साहब, शाखावर साहब, MB सोमरो, आदिल अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि 2 सूबों में हम देख रहे हैं, KP में और पंजाब में, कि आईनी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है निगरान हुकूमतों की, लेकिन इसके बावजूद भी वो हुकूमतें कायम है। तो अब इस हुकूमत को, निगरान हुकूमत जो आने वाली है वफाक की मरकज़ी, उसको इतने ज़्यादा इख्तियारात दिए जा रहे हैं, उससे मुतालिक तरमीम भी पास कर ली गई है। तो अब क्या गारंटी है कि वो 60 से 90 दिन में इलेक्शन करवा देगी, या फिर वो अपनी मुद्दत में वो तोसी नहीं कर सकेंगे? इस
बात की, क्या गारंटी है? शाह खावर साहब से ज़रा पहले ये जानते हैं इस बारे में। शाह साहब बताइएगा कि ये हम जो 2 सूबों में इस वक्त देख रहे हैं, अदालत का फैसला आया, उसको नहीं माना गया और वहाँ उसको आप अब वफाक में भी अगर इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा होती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट, उसके फैसले, उनका क्या स्टेटस होगा फिर? देखिए, ये एक मैं समझता हूँ कि आइन में एक अबहाम जरूर मौजूद है, क्योंकि जहां पर केयर टेकर गवर्नमेंट्स का ताल्लुक है और उसमें उनकी मियाद भी मुकर्रर है और उसके साथ साथ एक मुकर्रर मुद्दत में 60 रोज या 90 दिन में इलेक्शन कमीशन को जो है वो इलेक्शन भी कराना है, तो इन तमाम चीजों को सामने रखते हुए अगर हम ये देखें कि ये जो पंजाब की और केपीके की जो गवर्नमेंट्स जो है वो डिसॉल्व हुई थी और उसके नतीजे में केयर टेकर गवर्नमेंट्स बनी थी और वो अपनी जो 90 दिन की मुद्दत है उससे बहुत बियॉन्ड जा चुकी है। तो उस पे आपको ये भी देखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 4 अप्रैल 2023 का जो फैसला था, जिसमें उन्होंने 14 मई की तारीख रखी थी कि उस दिन ये जो इलेक्शन कमीशन जो है वो पंजाब में जो है इलेक्शन का इनेकाद कराएगा असम्बलियों का, तो वो भी 90 दिन से बियॉन्ड था। और उसके बाद आपको ये भी याद होगा कि इस दौरान एक पिटीशन आई थी मोहम्मद यासर की तरफ से, वो आईनी दरखास्त आई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें इस्तदा की गई थी कि ये चारों सूबाई असम्बलियों के और कौमी असम्बली के इलेक्शन जो है वो एक दिन होने चाहिए और इस पे एक जो है वो एक कंसेंसस डेवलप किया जाए। और उसमें कोइंसिडेंटली मैं खुद उस दरखास्त गुजार का वकील था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस दरखास्त के ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को तलब किया और आपको याद होगा कि उसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक कमेटी बनी थी, एक हुकूमती कमेटी बनी थी, उनके 3 इजलास भी हुए थे, लेकिन उसमें फिर वो नतीजा कोई नहीं निकल सका। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये होल्ड किया था कि अगर ये तमाम जमातें अगर मुत्तफिक हो जाएं तो हम जो 14 मई की तारीख दी हुई है उससे भी बियॉन्ड जा सकते हैं, ताकि ये तमाम इलेक्शन जो है कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के एक दिन हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इंटरवेंशन की थी, उन्होंने जो 90 दिन से ज्यादा सूबाई असम्बलियां थी, चाहे वो पंजाब की थी या कौमी असम्बली या केपीके की थी, उस पर उन्होंने कोई कदगन नहीं लगाई और उस पर एतराज नहीं किया। तो अब हम ये एक राय कायम कर सकते हैं कि गो के आइन में इसका कोई वाजे जो है वो प्रोविजन मौजूद नहीं है, लेकिन ये चीज साबित हो गई है कि जो भी केयर टेकर गवर्नमेंट्स होंगी, चाहे वो सूबों में हो चाहे वो वफाक में हो, वो उस वक्त तक एक्ट कर सकती हैं जब तक कि नए जनरल इलेक्शंस नहीं होते और उसके नतीजे में हुकूमतें जो है वो वफाक में और सूबों में नहीं आ जाती। तो इम्प्लाइडली ये एक इजाजत जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट्स को दी जा चुकी है और इसके ऊपर आज तक ना हाई कोर्ट्स ने और ना सुप्रीम कोर्ट ने कोई मुदाखलत नहीं की। तो शाह साहब, इसका मतलब ये आने वाली निगरान हुकूमत का अपना इस्तेहकाक होगा कि वो इलेक्शन कब अनाउंस करते हैं, वो क्या डेट रखते हैं, और अगर 90 दिन गुजर जाते हैं मरकज में भी और वो कोई डेट अनाउंस नहीं करते तो फिर सूरत हाल क्या बनेगी उसके बाद की? देखिए, मैं इसमें तो मैं नहीं समझता कि उनके पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है, ना निगरान हुकूमत के पास ऐसा इख्तियार है, ना इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा इख्तियार है, क्योंकि वो जो आइन में एक जो मियाद दी गई है 90 दिन की, उसके अंदर होना है। हाँ, ये जरूर है कि एक चीज जो है, अगर इवेंचुअलिटी अगर डेवलप हो जाती है, मिसाल के तौर पर अभी जो हालिया मर्दमशुमारी हुई है मुल्क के अंदर, सेंसस हुआ है, उसमें एक आइन का तकाजा ये है कि अगर उस सेंसस को नोटिफाई कर दे फेडरल गवर्नमेंट, तो जो आइंदा इलेक्शंस होंगे, जनरल इलेक्शंस कौमी असम्बली के, वो उन सेंसस की बुनियाद के ऊपर फिर जो कौमी असम्बली की जो डीलिमिटेशन होगी उसके बुनियाद पर होंगे। तो अगर ये फर्ज करें कि अगर ये हुकूमत जो है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुला के उसमें ये जो हालिया मर्दमशुमारी हुई है, सेंसस हुआ है, इसको नोटिफाई कर दें, तो फिर ये आईनी तकाजा है कि वो फिर हल्का बंदियां नहीं होंगी कौमी असम्बली की। जब कौमी असम्बली की हल्का बंदियां नहीं होंगी तो फिर सूबाई असम्बलियों को भी फर्क पड़ेगा। तो इस पूरे प्रोसेस के ऊपर जो है वो 4 या 5 माह अरसा लग सकता है। हाँ, उसके ऊपर ये गुंजाइश मौजूद है कि वो केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो हल्का बंदी की वजह से मजीद तोसी इख्तियार कर जाए और इलेक्शन कमीशन जो है वो भी उस आईनी तकाजे को पूरा करने के बाद जो है वो इलेक्शन की डेट दे। तो ये एक गुंजाइश जरूर मौजूद है। सही। तो आमिर रज़ा साहब, ये तमाम सियासी जमातें
इनका जो मौक़िफ़ है इस वक्त निगरान हुकूमत के हवाले से वो बड़ा वाज़ेह है कि 60 से 90 दिन में निगरान हुकूमत आएगी और साफ शफाफ इलेक्शन कराए। लेकिन हम देख रहे हैं कि पंजाब और KP में इन्हीं जमातों का उसूल और मौक़िफ़ कुछ और है, मरकज़ में कुछ और है। कल फैसल करीम कुंडी साहब भी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो बड़ा क्लियर है कि जी निगरान हुकूमत बस 60 से 90 दिन में इलेक्शन कराए, इससे आगे एक दिन भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो KP और पंजाब में कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं फिर ये लोग? पहली बात तो कि हमारे मुल्क में बहुत सारे काम जो है गैर आईनी हो रहे हैं और वो आइन की स्पिरिट के खिलाफ है, लेकिन लोगों को मजबूरन उसको हजम करवाया गया या करना पड़ रहा है। इसके लिए या तो आप टर्म इस्तेमाल कर लें कि जी इलीगली लीगल या लीगली इलीगल, मगर बात कि आप कोई ना कोई तादील उसकी दे तो सकते हैं, बनाई जा सकती है, जहन साजी हो सकती है कि जी फला चीज नहीं हुई और इलेक्शन एक वक्त में होने चाहिए पूरे मुल्क में। कहाँ लिखा हुआ आइन में कि एक वक्त में हो? कि किस पार्लियामेंट में? भारत हमारे साथ जमहूरियत है, स्टेट इलेक्शन अलग होते हैं, हर स्टेट इलेक्शन अपने हिसाब से होता है और जनाब जो वफाक का इलेक्शन है वो अलग होता है। तो ये कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा क्योंकि नहीं कराने थे इलेक्शन और जमाओ मकान तैयार हो गए थे कि जी इलेक्शन नहीं होने, तुम देखने के इलेक्शन नहीं हुए, पंजाब का भी नहीं हुआ और KP का भी नहीं हुआ। अब एक तादील दी जा रही है जी, CCI जो है अगर वो सेंसस के रिजल्ट को वो कहते हैं प्रूव कर देती तो फिर नई हल्का बंदियां होंगी। अब सवाल पैदा होता है, मुनीर नियाज़ी साहब जो थे वो दिली मामलात में देर किया करते थे हमेशा। मुनीर नियाज़ी बड़े मारूफ शायर, सुना होगा बाब आपने नाम, शायर देर कर देता हूं मैं। तो हमारी जो हुकूमत है, PDM की हुकूमत हमेशा देर किस चीज में करती है? ये जनाब इसकी फुर्तियां चालाकियां वहां तो होती हैं कि जहां इन्होंने नैब के कानून तब्दील करने होते हैं, अपने हक में चीजों को मतलब कानून साजी करनी होती है, लोगों को जो है करप्शन के केसेस से निकालना होता है, वहां तो कर लेते हैं। लेकिन जो काम इनको पहले करना चाहिए था क्यों नहीं किया आपने 15 माह में? सवाल पैदा होता है ना कि भाई आप अब आखिर में आके क्यों करेंगे? तो ये एक बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि जी या आप कहें कि जी जो एक केयरटेकर गवर्नमेंट है वो इस कट्टे को खोल दे और वो इसके ऊपर बात करे। बात ये कि इसके आगे बढ़ने का तो एक ही रास्ता है कि 60 से 90 रोज में इलेक्शन हो, लेकिन ना कराने के 100 बहाने। और उसमें जैसे मैंने फिर कहा, गौर कीजिएगा इस फ्रेज पे, इलीगली लीगल या लीगली आप ये कर दें तो ठीक है जनाब। कौन इस मुल्क में पूछता है? जिसके हाथ में वो है, ताकत है और जो मतलब है इस वक्त मसनत इख्तियार पे बैठा है, मुझे बताइए कि इनको आप गैर जानिबदार हुकूमतें कहेंगे KP की और पंजाब की? कौन कहेगा इसको गैर जानिबदार? इनके अपने अलाए नहीं कहते KP की हुकूमत पे, इतनी तनकीद करते हैं। अगर आपने उसी तरह के लोगों को लाकर मुसल्लत कर दिया कि जो अब तो बात करें ना कि जी किसी पोलिटिकल पार्टी से होना चाहिए, कोई सियासतदान होना चाहिए, तो अब तो मतलब है कि बिल्कुल आपने वो उतार दी शर्म। जो है आप कह रहे हैं कि नहीं जी हमारे लोग होंगे और हम अपनी मर्जी से कराएंगे, तो आप आइन की के खिलाफ जा रहे हैं। तो फिर बाद में नई पार्लियामेंट आए, वो कहे जी हमें केयरटेकर गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, हम इलेक्शन कमीशन को इतना एम्पावर कर देते हैं कि वो खुद कराएगा इलेक्शन, लेकिन वो मजबूर है। तो आप देखिए अब जो आप घबराहट में, तेजी, फुर्तियों के अंदर आप देखें ना कानून साजी हो रही है, इलेक्शन के कवानीन बदले जा रहे हैं। और कौन बदल रहे? एक नामुकम्मल कौमी असेंबली, ठीक है ना। अब आप कह दें जी उसमें 100 लोग नहीं है, 100 से ज्यादा MNAs नहीं है, एक जाली अपोजिशन है वहां पर, पॉकेट अपोजिशन है, लेकिन इस मुल्क में कौन पूछ रहा है? तो माशाल्लाह ये बड़ा खास मुल्क है। कोई आम मुल्क होता तो ये सवाल भी मेरा कि जी इलेक्शन होंगे वक्त पे, वहां तो होगा ना भाई, आइन है तो इलेक्शन होगा। लेकिन क्योंकि हमारा खास लोगों का मुल्क है, खासुल खास और खास मुमलिकत है, तो यहाँ पर कोई चीज नहीं हो सकती और कोई चीज आइनों जिस तरह एक किसी सियासतदान को लाकर निगरान PM बनाने की बात हो रही है, तो सियासतदान गैर जानिबदार कैसे हो सकता है? कहा जा रहा है कि वो गैर जानिबदार सियासतदान हो, वो कहाँ से ढूंढा जाएगा? अभी जब इसहाक डार का नाम आया तो हमने देखा कैसे पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर्स आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये तो हमें नाम काबिल कबूल ही नहीं है, ये हमसे कोई डिस्कशन नहीं हुई, ना इस पर डिस्कशन हो सकती है। तो गैर जानिबदार सियासतदान कहाँ से ढूंढा जाएगा? कोई ऐसा सियासतदान होता है जो कि न्यूट्रल हो? बात यह कि इतना गैर जानिबदार शख्स का नाम आया था इसहाक डार साहब के, लोगों की तबीयत जो है बशाश हो गई उससे ना। तो आप ये तो वही बात हुई कि ऐसा सियासतदान ढूंढे जो गैर सियासी हो, ठीक है ना। तो ये तो चीज हो नहीं सकती, आप मतलब है कि मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पर असल में देखें ये जो इलेक्शन है, ये कहते हैं कि इलेक्शन से पहले उन्हें मैनेज किया जा रहा है। एक तो इलेक्शन वाले दिन मैनेज होती है, तो इलेक्शन से पहले मैनेज हो रहा है। उसके नतीजे में हमारी सियासत में, हमारे रियासत में एक ऐसा टेढ़ापन आ जाएगा। अगर आपने मुतनाज़ा इलेक्शन कराए तो अगले 5 साल भी जो है बहस मुबाहिसा हो रहा होगा और सियासी अफ्तरी होगी। और अगर आप इस चीज को बहुत ज्यादा ग्रॉस पैमाने पे करते हैं तो ये टेढ़ापन जो होगा अगले 10-15 साल का होगा। अगर आप कहते हैं कि आपने मैनेज करके किसी खानदान को मुसल्लत करना है या चंद खानदानों को मुसल्लत करना है अरेंजमेंट के तहत, जो सियासी खानदान है, और उनसे कोई पूछ नहीं होगी, अवाम की कोई हैसियत नहीं है, अवाम तो भेड़ बकरियां हैं, जाके डाल देंगे वोट,
वरना मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अगर होना है, ये स्पिरिट है, तब तो बड़ी खतरनाक बात है। जी सही। चलें, मैं ज़रा आदिल के सामने सवाल रखता हूँ कि आदिल, ये जो कल से अब तक हमने जो इख्तलाफात, जिस तरह से एतराज़ात देखे, ये अभी तक सारी इत्तेहादी जमातें जो PDM की बड़े अच्छे तरीके से चलती आई हैं, लेकिन जब कल कुछ अरकान ने इस तरमीम पर इख्तलाफ किया और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और ये इल्ज़ाम लगाया नून लीग पर कि उन्होंने जालसाजी से हमसे दस्तखत करवा लिए, तो आपको क्या लग रहा है ये इत्तेहादियों में इख्तलाफ की एक वजह आप समझते हैं ये नुक्ता आगाज़ है दरअसल इनके दरमियान इख्तलाफात का, चूँकि आगे इलेक्शन कैंपेन भी तो एक दूसरे के खिलाफ ही करनी है? नहीं, इख्तलाफात तो ज़ाहिर होंगे इनके बीच में, क्योंकि अब इलेक्शन आने वाले हैं, सबने इलेक्शन लड़ना है, तो वो इख्तलाफात अपनी जगह हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के खिलाफ बयान भी देंगे, गेयर अप भी होंगे, ताकि ये इंप्रेशन भी दें कि जी हम एक दूसरे के साथ नेशनल इंटरेस्ट में इकट्ठे हुए हैं, वरना हमारी तो सियासत और नजरिया एक दूसरे से अलग अलग है। लड़ाई इस बात पे भी होगी कि किसको कितना शेयर मिलना चाहिए, किसको क्या ओहदे या क्या निगरान हुकूमत में सेटअप में क्या मिलना चाहिए। कई लोगों का ये भी होगा कि कई मसले फंसे हुए होते हैं गवर्नमेंट के दिनों में, आप छोटी छोटी जमातें अपने वो मसले भी हल कराने की कोशिश करती हैं, तो वो एतमाद का फुकदान तो आप नहीं कह सकते। अलबत्ता ये जरूर कह सकते हैं कि वो जरूरतों का सौदा होता है इन दिनों में, एक दूसरे को अकोमोडेट किया जाता है, ताकि जो आपके हर्डल्स आ रही होती हैं, जो इश्यूज आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही होती हैं, तो आप उसको जल्दी रिजॉल्व करते हैं। और यही हमने देखा है कि इन्होंने अपना यकीनन कोई ना कोई एजेंडा ऐसा रखा होगा सामने जो उन्होंने। तो आदिल, अब ये इस तरमीम पर इतनी मुश्किल से इत्तेफाक हुआ है कि वज़ीर आज़म को खुद दरमियान में आना पड़ा, उन्हें बात करनी पड़ी, तो अब आप क्या समझ रहे हैं? निगरान सेटअप का आगे मामला है और ख़ासतौर पर निगरान वज़ीर आज़म का नाम, क्या इस पर ये तमाम लोग, इस तमाम जमातें मुत्तफ़िक हो सकेंगी कल से अब तक जो हमने सूरत हाल देखी है उसके बाद? ये इतना बड़ा मसला नहीं होगा और ये कंसेंसस से जो है वो प्राइम मिनिस्टर, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बना लेंगे, ये इनके लिए कोई इतना इशू नहीं होगा और ये होने भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व हैं। सिर्फ ये तो दो नहीं है कि जिन्होंने ये फैसला करना है, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन कंट्री की इस तरीके की है कि इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पर ऐसा नहीं हो सकता कि इंटरिम प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करने के लिए इतना बड़ा मसला बन जाए कि इख्तिलाफात सामने आ जाए। वो एक प्रोसेस है, कॉन्स्टिट्यूशनल पीपल्स पार्टी की, तो उसमें उनको जरूरत भी नहीं है। राजा रियाज साहब है लीडर ऑफ द अपोजिशन, तो अगर वो चाहेंगे तो वो और PMLN मिलकर जो है प्राइम मिनिस्टर लेंगे, लेकिन कंसेंसस क्रिएट करेंगे, क्योंकि कंसेंसस इसलिए डेवलप करना है क्योंकि इत्तेहादी जमातें किसी को भी नाराज नहीं करना और कोई भी मेरा ख्याल है डिले नहीं करेगा। वो यही चाहेंगे कि जैसे ही इमरान खान साहब का भी कोई अदालती फैसला आए उसके बाद जो है। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा, कंसेंसस से कोई किसी एक नाम पर इत्तेफाक हो जाएगा। सुमरो साहब, आप इस सिलसिले में क्या समझते हैं और कोई नाम गर्दिश कर रहे हैं इस्लामाबाद में कि कौन से ऐसे नाम हो सकते हैं, चूंकि किसी सियासतदान पर ही फोकस किया जा रहा है, तो वो कौन सा सियासतदान हो सकता है, किस पार्टी से उसका ताल्लुक हो सकता है, कुछ है आपके इल्म में? जी, पॉलिटिकल हलकों में नाम बहुत सारे लिए जा रहे हैं। सियासतदानों में जैसे इसाक डार साहब का नाम आ चुका है, मगर मखदूम मोहम्मद महमूद का भी नाम लिया जा रहा है। ऐसे भी कहा जा रहा है कि पीर साहब पगाड़ा जो हैं, पीर सबगतुल्लाह शाह राशिदी जिनका नाम है, वो भी हो सकते हैं। तो वो मुख्तलिफ नाम लिए जा रहे हैं। हफीज़ शेख का भी नाम लिया जा रहा है, तो मुख्तलिफ नाम लिए जा रहे हैं। अब ये फ़ैसला हकीकत में जो आइन इन पावर करता है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को करता है और अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब को करता है। तो अब इन दोनों में जिस नाम पे इत्तफाक हो जाता है तो वो नाम अनाउंस कर देंगे और लेकिन सारी पार्टियां उससे पहले इत्तेहादी जमातों को भी तो मुत्तफिक होना है ना। जब इसहाक डार साहब का नाम सामने आया तो सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने एतराज़ किया, तो शहबाज शरीफ साहब अपने इत्तेहादियों को मुत्तफिक करेंगे तो राजा रियाज साहब से डिस्कशन आगे बढ़ेगी ना। जी, अभी क्योंकि हुकूमत का मुद्दत पूरी होने जा रही है तो हुकूमत की ये कोशिश है, हुकूमत ने भी कमेटी बनाई है, पीपल्स पार्टी ने भी कमेटी बनाई है और इस मसले पे अब बाज़ाब्ता तौर पर नेगोशिएशन होना शुरू हो गई है। तो बहुत सारे नाम लिए जा रहे हैं। ऐसे भी कहा जा रहा है कि जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें से कोई भी ना हो और बीच से बंदा ही कोई और निकले और शायद पॉलिटिकल बंदा भी ना हो तो कोई और बंदा, जैसे कहा जा रहा था कि आसिफ अली जरदारी की पार्टी की तरफ से एक
जो कारोबारी शख्सियत हैं उनका नाम भी तजवीज़ हुआ है। तो अभी क्योंकि अभी टाइम नहीं बचा, 12 अगस्त रात 12 बजे को इस असेंबली की मुद्दत पूरी हो जाएगी। तो मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूं आज की लेजिस्लेशन के हवाले से। जी जी। उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ की गई है। तो अब एक से ज़्यादा हलकों पर इंतखाब लड़ना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आज जो तरामीम मंजूर की गई है उसके तहत अगर एक से ज़्यादा किसी हलके पे कोई कामयाब हुआ और वो हलके उन्होंने खाली किए और वो उन पे ज़मनी इंतखाबात हुए, तो उन ज़मनी इंतखाबात पे जितने भी अखराजात आएंगे इलेक्शन कमीशन उन अखराजात का तयन करेगा और वो सारे अखराजात उस कैंडिडेट को देने पड़ेंगे। अच्छा। तो पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो 5 मरतबा मुंतखब होने का रिकॉर्ड बनाया था और फिर उसके बाद साहब ये कैंडिडेट देगा फिर ये अखराजात या फिर कैंडिडेट के बिहाफ पे वो पार्टी भरेगी? नहीं, वो कैंडिडेट का लिखा गया है बिल्कुल वाज़े तौर पर। और मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहता हूं कि जो तरमीम में ये वाज़े तौर लिख दिया गया है कि रात को 2 बजे तक ये रिज़ल्ट प्रिजाइडिंग ऑफिसर देगा। अगर रात को 2 बजे तक भी रिज़ल्ट नहीं दे पाए तो सुबह को 10 बजे तक दे। तो मुझे इस तरमीम से मुझे लग रहा है कि ये तरमीम मिसयूज़ हो सकती है उन ख़ास तौर पर हलकों पर जहां पे विक्ट्री मार्जिन थोड़ा होता है। अगर 10 से 12, 15, 20 पोलिंग स्टेशन का नतायज ऐसे सुबह तक रोक कर और उनके पोलिंग एजेंट को नतायज ना देकर फिर उसमें कोई टेम्परिंग हुई तो वो नतायज तब्दील हो सकते हैं। जैसे 2018 के इंतखाबात में हमने देखा तो कुछ हलके ऐसे थे जिनमें जो विक्ट्री मार्जिन था 5000 था तो उस पे रिजेक्ट वोटों का तादाद 10,000 था। तो ये तरमीम मुझे खदशा ये है कि ये रिगिंग के लिए ज़्यादा हो सकती है इस्तेमाल। और इससे पहले जो लॉ था वो इससे बेहतर था, क्योंकि इससे पहले जो लॉ था वो कह रहा था कि जैसे पोलिंग का टाइम ख़त्म होगा, गिनती ख़त्म हो जाएगी, तो उस वक्त प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, पोलिंग एजेंट्स को रिटन नतायज देने हैं। मगर अब 2 बजे तक तो उसको सरकारी तौर पर इजाज़त दे दी गई है, तो और उसके बाद सुबह 10 बजे तक भी दे सकता है, सिर्फ वजाहत दे सकता है। तो ये तरमीम जो है मुझे लगता है कि इसका मिसयूज हो सकता है। न सिर्फ मिसयूज होगा बल्कि माजी में सारी सियासी जमातें जब देर हो जाया करती थी तो फिर शकूक व शुबात का इजहार किया करती थी। तो आमिर साहब फिर ये किस तरह की ये तरमीम की गई है कि रात 2 बजे तक और फिर कुछ मखसूस हालात में सुबह 10 बजे तक का भी वक्त दे दिया गया, तो फिर वहां तो हारने वाली जमातें किस तरह से नतीजे को कबूल करेंगी? मैंने आपसे पहले भी तस्करा किया। देखिए हमारे यहाँ रिवायत ये कि जो दूर दराज के पोलिंग स्टेशन होते हैं, हत्ता के बाद शहरों में भी, तो 2-2, 3-3 दिन तक जो है आपका रिजल्ट का इंतजार होता था। तो पहली तो खुशाइंद बात थी कि कोई डेडलाइन आ गई है, एक डेडलाइन आ गई है। वो डेडलाइन जो है मतलब है कि 24 घंटे से ज्यादा नहीं है, वो विद इन 24 आवर्स आ रहा है ना, कि आपकी इलेक्शन 5 बजे खत्म हो रहा है, तो वो मतलब है कि रात 2 बजे तक और बाद सूरतों में 10 बजे तक वहां पर आपको सेटिस्फाई करना होगा। वैसे भी तो इसमें कोई इतनी क़यामत वाली बात नहीं है। और इसमें यह भी कहा है कि जैसे रिजल्ट कंपाइल होगा उसकी तस्वीर लेके इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आप आरओ को और ईसीपी को फौरन भेजेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। जहां नहीं हो सकता वहां पर बाय हैंड डिलीवर होगा। तो जाहिर है कि हमारे मुल्क में मतलब है कि आप देखिए कि बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में ये चीजें मसला नहीं होंगी। और लेकिन ये नहीं हो रहा होगा कि जो 2018 के इलेक्शन में हुआ कई दिन तक रुका रहा था। तो एक तरह से मैं समझता स्टेप फॉरवर्ड है कि आपने कट ऑफ टाइम तो लगा दिया ना, कि जी आपको 10 अगर आप नहीं करेंगे तो आपको उसका कोई स्पेसिफिक रीजन देना होगा। तो रीजन अगर आप दे देते हैं तो मेरे ख्याल तो एक मतलब उसके मुकाबले में माजी का जो एक ओपन एंडेड था उसमें कोई डेडलाइन नहीं होती थी। मैं जब भी कह रहा हूँ कि जो तरमीम हुई है कि आप तनकीद कर सकते हैं कि उसकी नीयत पर, लेकिन बाज़ तरमीम जैसे वो उसकी है कहते हैं इलेक्शन के बजट की है कि 4 मिलियन से 1 करोड़ रुपए कर दिया और 2 से जो है 40 मिलियन कर दिए, क्योंकि अमल नहीं होना इस चीज के ऊपर, लेकिन चले कुछ हुआ तो है। तो इसी तरह डेडलाइन अगर आप लोगों ने कर दी, चमन के करीब तरामीम है, ठीक है, लेकिन असल मसला ये है कि आप अगर केयर टेकर को बहुत ज्यादा एम्पावर करेंगे, वहां पर लोगों को शकूक व शुबहात आएंगे कि जी आपकी नीयत क्या है, नीयत इलेक्शन कराने की है नहीं है। क्योंकि नून लीग के हवाले से समझ में ये आता है कि वो बैंक कर रही है कि जी नवाज शरीफ वापस आए। नवाज शरीफ जब भी वापस आते हैं उन्हें कुछ दिन तो लगेंगे अपने लीगल मामला को सॉर्ट आउट कराने में,
उनको जेल जाना होगा, नहीं जाना होगा, एक्विटल होगा, नहीं होगा, मतलब अदालत के चक्कर, उसके बाद फिर वो निकलेंगे कैंपेन पे। अच्छा ये समझिए कि पूरा जो इस वक्त तनकीद हो रही है बुरी मैनेजमेंट की, इकोनॉमिक बुरी मैनेजमेंट की, वो तो नून लीग पर हो रही है, पीपल्स पार्टी पे नहीं हो रही, मौलाना की पार्टी पे नहीं हो रही, JUI आमिर साहब जब इतना ज्यादा बाइख्तियार कर देंगे इस निगरान हुकूमत को, तो कहीं वो अपने आप को मुंतखब हुकूमत ही ना समझने लगे और फिर कहीं मूड ही ना उसका तब्दील हो जाए कि हम ही हुकूमत करते रहे, 2 सूबों में भी तो चल रही है, हम भी चला लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। आप देखिए ना कि मोहसिन नकवी और ट्रांसफर पोस्टिंग भी हो रही है, मतलब है वो काम केयर टेकर गवर्नमेंट के नहीं है, वो भी कर रहे हैं, सियासी इंतकाम के भी उनके ऊपर इल्जामात हैं, तो बिल्कुल ये चीज हो सकती है। तो आपके मतलब है कि एक बड़ी खतरनाक रिवायत आ गई है, बुरी रिवायत आ गई है, और जो हम लोगों ने जमहूरियत का सफर तय किया था, कुछ चीजें यकीन से हो रही थी, उसको तहबाला किया सिर्फ इसलिए फैसिलिटेट करें। मैं नून लीग का बता रहा था आपको, ये नवाज शरीफ साहब आए वापस, और उसके बाद उन्हें एक टाइम चाहिए सेटल होने का, तो वो गालिबन उसके लिए करना चाहते हैं कि जी जरा सा और आगे हो जाए, लोग भूल भाल जाए नून लीग की जो कारनामे हैं 15 माह के अंदर, उन्होंने क्या मईशत के साथ किया, पेशन क्या हुआ, उनके ऊपर दुख दर्द में क्या इजाफा हुआ, बहुत सारी चीजें। ठीक है आमिर साहब, चूंकि वक्त थोड़ा सा कम है, जरा यही इस पर मैं आदिल का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं कि आदिल इस वक्त हुकूमत की इंटेंशन आप क्या देख रहे हैं, इतना ज्यादा बाइख्तियार करना निगरान हुकूमत को, तो निगरान हुकूमत आप लग रहा है कि वो मुकर्ररा वक्त में इलेक्शन करवाएगी या फिर कहीं कोई वो ऐसा छुपा हुआ खुफिया इख्तियार हासिल करेगी कि वो इलेक्शन की मुद्दत को बढ़ा दे, तारीख थोड़ी और आगे बढ़ती रहे और सिलसिला फिर ऐसे चलता रहे। नहीं देखें, कॉन्स्टिट्यूशन में तो बड़ा क्लियरली रिटर्न है कि 60 डेज, और गवर्नमेंट पहले चली जाती है अपने टाइम से तो 90 डेज है। इससे आगे हुकूमत तो नहीं बढ़ा सकेगी क्योंकि फिर निगरान हुकूमत आ जाएगी, और जो निगरान हुकूमत को आप इख्तियारात देने की बात कर रहे हैं तो उनके पास भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसा तो कोई राइट नहीं होगा कि वो इलेक्शन ना करा सके, क्योंकि उसके बाद तो तारीख इलेक्शन कमीशन ने देनी है। हाँ अलबत्ता अगर ये जो नोटिफिकेशन की बात की जा रही है कि जो सेंसस का मरदमशुमारी का ये नोटिफिकेशन अगर हो जाता है तो आपको 4 महीने पहले इलेक्शन शेड्यूल से डिलिमिटेशन कंप्लीट करनी होती है। तो वो अगर नोटिफिकेशन CCI में गया और वो हो गया तो फिर यकीनी तौर पर ये इशारा होगा कि लोग चाहते हैं कि इलेक्शन डिले हो, और इलेक्शन जो है वो इलेक्शन डिले हो और इलेक्शन डिलिमिटेशन के बहाने से डिले हो जाए। ठीक है, अब आदिल बिल्कुल आखिर में, चूंकि निगरान हुकूमत को इतना ज़्यादा ये इख्तियार दे दिया गया है, वो माशी फैसले भी कर सकती है। पिछले 1.5 साल से इस हुकूमत की हम जो माशी कारकर्दगी देख रहे हैं, निगरान हुकूमत पर कितना प्रेशर होगा इसका, इस कारकर्दगी का कि अगले 2-3 माह उनके पास हैं, क्या वो कोई ऐसा फैसला करने के काबिल होंगे जिससे आवाम को कोई रिलीफ मिल सके, ये महंगाई में थोड़ी कमी लाई जा सके, हालात थोड़े बेहतर हो जाए? नहीं, मुझे नहीं लगता। उनको तो ऑब्वियसली IMF के मुआहदों के मुताबिक काम करना होगा, वो उससे तो जरा 1 इंच भी नहीं हट सकते। दूसरा जो दबाव का तो कोई सवाल नहीं पैदा होता क्योंकि निगरान हुकूमत की कोई सियासी जिम्मेदारी तो होती नहीं है। तो जो मौजूदा हुकूमत के दौर में अगर महंगाई हुई है या जो इकोनॉमिक इश्यूज क्रिएट हुए तो उसकी जिम्मेदार निगरान हुकूमत तो नहीं है, ना वो अपने पर उसकी जिम्मेदारी लेगी। वो तो यही कहेंगे कि हम जो है वो जो गैप है एक इलेक्शन के बीच में जो गैप होता है, जिस ड्यूरेशन में तो गवर्नमेंट नहीं होती, हम उस वक्त तक के लिए आए और जो डिसीजन पहले से हुए हैं हम उसको फॉलो कर रहे हैं। और मेरे सब तो IMF की बड़ी स्ट्रिक्ट उसके ऊपर मॉनिटरिंग भी होगी और है, और है उनको सुनना भी होगा, उन्होंने इसकी एश्योरेंस भी दी होगी यकीनन। चलिए वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आदिल अब्बासी, MB सोमरो, आमिर जिया साहब, शाह खावर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बोल न्यूज़ के खुसूसी ट्रांसमिशन से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक, बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।